जहरीले हैं, हमारे खून जहरीले हो चुके हैं, माताओं बहनों का दूध जहरीला हो चुका है, माताएं बहनें पुरुष इनके अंदर निसंतानता नपुंसकता आ रही है, और गाय भैंसों के अंदर नया ना होना, नया दूध ना होना, उनके भीतर भी इनफर्टिलिटी आ रही है। कहां लेके जा रहे हैं? खुद तो जो खाते हैं ना, बड़ा शुद्ध अन्न खाते हैं। बात वो नहीं है, मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरा जो वातावरण बन गया है। मैंने कहा खड़े कहां हैं? सोचो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे, ये समस्याएं से भी कहां खड़े। हमारी खेती, हमारे धंधे, हमारे रोजगार, अरे 10 लाख करोड़ का भी हम निर्यात नहीं कर पाते। चीन 100 लाख करोड़ का निर्यात करता है। हमारे रुपए की कीमत जब देश आजाद हुआ 1.35 का फासला रुपए डॉलर पाउंड में हुआ करता था, आज 1.60 और 1.80 का फासला, जो 1 और 100 का फासला हो सकता, हमें 100 गुना पीछे ले जाकर के डाल दिया। चाहे इकोनॉमिकली हम विचार करें, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से इस देश को गुलाम बना दिया। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से देश को गुलाम बनाया हुआ है, और फिर हम चैन की नींद सोते रहे। मेरे से एक बोला, बाबा आजकल आप बहुत कड़वा कड़वा बोलने लग गए। मैंने कहा सुबह सुबह तो आज भी हम योग ही करते हैं, हमारी शक्ति तो वहीं से मिलेगी और वहीं से मिल रही है। मैं आपसे भी कहूंगा, सुबह का योग किसी को नहीं छोड़ना है, लेकिन दिन में फिर राजयोग करना है, राष्ट्र योग करना है। सुबह योग धर्म और दिन में राष्ट्र धर्म का पालन करना है। ये सबके लिए आज का आह्वान है, ये आज की आवश्यकता है। हमारी खेती, हमारे रोजगार, हमारे इन बच्चों के आगे का भविष्य, इनका फ्यूचर, इनका कैरियर, इनका कैरेक्टर और अपनी कंट्री का क्या होगा, ये युवाओं को सोचना चाहिए। अरे मैं तो एक फकीर हूं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं ये 10-15 साल और जैसा भी है बेचारे, जो बहुत इन्होंने तो दुख देखे हैं और चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी कैसे कटेगी? इन बुजुर्गों की तो कुछ कट गई, कुछ और कट जाएगी। 5-10 साल में इनकी भी टिकट कट जाएगी, लेकिन तुम्हें तो 50, 60, 70 साल झेलने हैं। कैसे झेलोगे? इसलिए आज इस देश के युवाओं को जागने की जरूरत है। युवा भारत जगेगा तो भारत की समस्याओं का समाधान भी होगा। इसलिए एक फकीर आज तुम्हारे रोजगार के बारे में सोचता है, तुम्हारे कैरियर के बारे में सोचता है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचता है। इस देश के, इस कंट्री का क्या होगा, तुम्हारे कैरेक्टर का क्या होगा, इस देश की करेंसी का क्या होगा, इस देश की इकोनॉमी का क्या होगा, इस देश के एग्रीकल्चर का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, वो सोचता है। आज आपको भी ये सोचना है। इसलिए आपसे मैं कह रहा था, निष्कर्ष के रूप में सोचो कहां खड़े हैं आज हम। सामाजिक धरातल पर, सांस्कृतिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर, राजनैतिक धरातल पर। आज हमारी खेती का, आज हमारे खेतों का, आज हमारी प्रकृति का, आज हमारी इस भारत माता का, आज हमारी गौ माता का क्या हाल है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यह है, सारी चीजें राजनीति से नियंत्रित होती है। प्रक्रिया क्या है इसको ठीक करने की? इतिहास में क्या पढ़ाया जाएगा? झूठा उल्टा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास में क्या पढ़ाया जाएगा? गणित में, मैथमेटिक्स में उनको क्या पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा? पॉलिटिक्स में उसको क्या पढ़ाया जाएगा? सोशियोलॉजी के नाम पर क्या पढ़ाया जाएगा? इतनी उल्टी पढ़ाई हो रही है, 99% झूठ पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी में, क्या पढ़ाते हैं? मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी एक सामाजिक जानवर है। अब जानवर ही बनेगा फिर? उसको ये नहीं बताया जाता तो ऋषियों की संतान, उसको बोला जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल। और पैदा कहां से हुआ? बोले बंदर से पैदा हुआ। तो बंदर जैसी हरकतें करेगा फिर? अरे बंदर होगा तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा। हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि है, हम तो ईश्वर की संतान है, हम बंदर की संतान नहीं है। क्यों? इसका गौरव नष्ट करने का एक षड्यंत्र था कि गौरव पैदा ही ना हो किसी भी भारतीय के भीतर। आज भी वही अमीबा है, वही बंदर है, वो अमीबा बंदर नहीं बनता, बंदर आदमी नहीं बनता। लेकिन आदमियों को सबको यह बता दिया कि तुम समंदर की औलाद हो। सब चीजें उल्टी पढ़ाई जा रही है। बच्चे हमारे
कैसे पढ़ाए जाएंगे वो राजनीति तय करती है। खेत हमारे, खेती कैसे की जाएगी राजनीति तय करती है। जुबान हमारी, लेकिन हम किस जुबान में बात करें। आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे। सब जगह एकाधिकार कायम किया हुआ है हिंदुस्तान के भाषा, उसका पूरा अनादर तिरस्कार, ये कैसे? ये सब राजनीति से नियंत्रित होता है। गायों को मैंने कहा करीब 2 करोड़ गायों को कत्ल किया जाता है, 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। किसके ऊपर? विदेशी कंपनियों को, यूरिया और डीएपी के ऊपर। अरे 1 लाख करोड़ रुपए हर साल जो तुम इन जहर बेचने वाली कंपनियों को सब्सिडी देते हो, 1 लाख करोड़ रुपए यदि गाय के ऊपर खर्च करो, नंदी के ऊपर खर्च करो, तो जो हमारी हिंदुस्तान की गाय विदेशों में 40 से 60 किलो दूध देती है, वो हिंदुस्तान में 50-60 किलो दूध क्यों नहीं दे सकती है? हमारे यहां से गायें लेकर के गए, वो कौन सा देश है समझे? ब्राजील में। हमारे यहां की गाय जाती है ब्राजील में, तो ब्राजील में जाकर के वो दूध देती है 60 किलो और यहां दूध देती है 6 किलो। हमारे पास में गायें 20-20 किलो दूध दे रही है। अभी हमने नंदीशाला बना दी हमारे यहां, इसलिए मैंने तो पिछली बार राजस्थान में आया था, मैंने कहा था गौशालाओं से ज्यादा इस समय नंदीशाला बनाने की जरूरत है। जिन गायों का दूध 20-20, 25-25 किलो है, उनके जो बछड़े हैं उनको सांड बनाए और उनसे आगे की संतति पैदा करे, क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान पैदा होती हैं। जो अच्छा नंदी होगा तो अच्छी संतानें पैदा होंगी, अच्छा दूध देंगी। कहीं ध्यान ही तो नहीं है ना। लेकिन ये ध्यान क्यों कौन दे? ये तो गो हत्यारे हैं। ये गाय को आगे क्यों लेकर के आएंगे? ये तो भारत और भारतीयता, भारतीय संस्कृति, ये तो एक दिन में चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरा खत्म हो जाए। मैं कह रहा था समाधान क्या है? एक अच्छा प्रधानमंत्री देश को चाहिए, जो दिल से, दिमाग से, विचारों से, भाषा से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, खून से सच्चा हिंदुस्तानी हो। और उसको ताकत देने के लिए कम से कम 300 सांसद चाहिए वहां संसद में, क्योंकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। अब ये कैसे होगा? ये राजनीति बदलती है बूथ से, और बूथ पर जब यूथ होगा, जो बूथ पर मजबूत होगा, जीत उसकी होगी। अब ये पूरी लड़ाई हार जीत की है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस। जीतेगा कौन? जो बूथ पर मजबूत होगा वो जीतेगा। ये सूत्र है जीत का, लिख लो ये। और इस बात को अपने सब भाइयों को बताओ, इस देश के जितने भी जागरूक विचारशील देशभक्त नागरिक हैं उनको बताओ। मैंने आज आपको यहां पर बुला करके इसलिए बातें बताई हैं कि इन बातों को अंतिम आदमी तक पहुंचाओ। और आप क्यों जुड़े हैं? आप क्यों यहां आए हैं 200, 300, 400, 500 किलोमीटर चल करके? बोले बाबा जी इसलिए आए हैं कि इस अभियान में हमें सच्चाई और देश की भलाई नजर आती है। लोग निराशा की बातें करते हैं। बोले बाबा जी दयानंद को 17 बार जहर दिया, स्वामी विवेकानंद को 39 साल की उम्र में 31 बीमारियां हो गई थी, उनको लोगों ने इलाज तक नहीं करवाया। बाबा जी गुरु गोविंद सिंह के आंखों के सामने उनके बच्चों को दीवारों में चिनवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को आंखें नोच ली गई, चमड़ी नोच नोच के उधेड़ दी गई। बंदा बैरागी को गर्म सलाखों से पिटवाया। और गुरु नानक देव जी के साथ में भी क्या जुल्म जातियां नहीं कि उनको भी तपते तवे पर बैठाया। बाबा जी चाहे विदेशों में हो, सुकरात को भी लोगों ने जहर पिलाया, गैलीलियो को भी जो है नजरबंद करके बाद में मार दिया गया। इसकी सब महापुरुषों के साथ में ऐसा हुआ। बाबा जी आप कोई बात नहीं, 4 जून को तो बच गए, कब तक बचोगे? आप भी मर जाओगे। मैंने कहा मैं मर जाऊं, लेकिन इन बेईमानों को अब तो यमलोक पहुंचा करके ही मरूंगा, चिंता मत करो। निराशा की बातें बहुत सोचने वाले हैं। बहुत तरह से लोग बातें करते रहते हैं कि बाबा जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप क्यों आए हो यहाँ? लोग संगठन में भी लोग ऐसे साधारण अच्छे लोग बातें करते रहते। बाबा जी क्या करें, लोग नहीं जुड़ते। मैं कहा तू क्यों जुड़ा है? बोले बाबा जी मुझे तो पता है इस देश की इसी में भलाई है, इसमें सच्चाई है, यही काम है जो देश को बचाएगा। तो भाई तू जैसे सोचता है ऐसे औरों को वो सोच आगे पहुंचाना। मैं तो कहता हूं एक समझदार
और जिम्मेदार आदमी होना तो अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों समझदार जिम्मेदार बना सकता है। ये मेरा अपना निष्कर्ष है और ये सच्चाई है। एक समझदार हो और जिम्मेदार हो संगठन में, चाहे वो हमारे भाई हो या बहन हो या युवा हो, एक समझदार और जिम्मेदार आदमी चाहिए। और मैं देख रहा हूं करीब 650 जिलों में 5000 से ज्यादा तहसीलों में और लाखों प्रखंडों और वार्डों में अब काम चल रहा है। मैं देख रहा हूं जहां जिम्मेदार और समझदार एक भी आदमी है ना, वो प्यार से काम लेता है, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव और ऐसे वातावरण बना देता है, सब लोग खुश खुश काम करते हैं। और एक ना समझ, एक गैर जिम्मेदार आदमी सब कुछ बेकार कर देता है। इसलिए संगठन की सबसे बड़ी ताकत समझदार और जिम्मेदार आदमी, जो प्यार से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ, ये चार चीजें हैं। लिखने ना जिंदगी में, घर में, परिवार में, संगठन में, समाज में सफल होना हो ना, ये चार बातें हैं: समझदार, जिम्मेदार, समझदारी और जिम्मेदारी से काम करने वाला आदमी चाहिए, प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखने वाला आदमी चाहिए। जो प्रेम तो सबसे बड़ा तत्व है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जहां कृतज्ञ लोग होते हैं वो घर, परिवार, संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कृतज्ञता को इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा महापाप है। प्रेम और कृतज्ञता, समझदारी और जिम्मेदारी, ये चार चीजें हैं जो किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाती हैं। अब मैंने कहा सारी बात अब हार जीत की है, मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया कि एक जिसमें जिसके दिल, दिमाग, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में हिंदुस्तानियत हो, भारतीयता हो। ये विदेशी लोग, ये विदेशी खानदान, ये कभी हिंदुस्तान के बारे में सोच ही नहीं सकते ना। ये आशा करना बेवकूफी है, नासमझी है। पूरी दुनिया के क्रांतियों के इतिहास मैंने पढ़े और वैदिक काल से लेकर के राजे महाराजाओं के काल से लेकर के भगवान राम के उस रामायण काल से लेकर के, महाभारत काल से लेकर के, पौराणिक काल से लेकर के, और मुगलों के काल से लेकर के, अंग्रेजों के काल से लेकर के, और पूरी दुनिया के अंदर जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, उन सब का अध्ययन करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक बार यदि आपने हिम्मत से काम लिया तो इस बार हम सत्ता भी बदल देंगे और व्यवस्था भी बदल देंगे। ये बहुत सही समय है युग परिवर्तन का। भारत को विश्व के नेतृत्व की भूमिका में देखा श्री अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, और सदा से, युगों युगों से भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। भारत के उदय में ही एक नए विश्व का उदय होगा, यह निश्चित है। लेकिन यह होगा कैसे? मैंने कहा अब ये सीधी सीधी ताकत की लड़ाई है। और जीतेगा कौन? क्या मैंने मंत्र दिया आपको? जो बूथ पर मजबूत होगा, जीत उसकी होगी, जीतेगा वो। ये जीत का मंत्र है। होगा क्या? अभी विधानसभाओं का चुनाव होने वाला है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। एक एक बूथ पर 10-10, 20-20 आदमी हो जो पोलिंग करवाएं, सही वोट डलवाएं। कोई कहता बाबा जी नोट दे देंगे, दारू पिला देंगे। अरे दारू पी के थोड़ी आएगा, दारू पहले पी ली होगी जिसने भी पी ली होगी। दारू पी के तो बाद में तो होश में आकर के तो वोट करेगा, क्योंकि दारू के नशे में आदमी वोट नहीं कर सकता। वो रात को पिएगा या 2-3 दिन बाद में पिएगा। जिस जब वोट करके आए ना तो बोलो कोई बात नहीं, दारू भी पी ली तो कोई बात नहीं, एक गलत काम कर लिया, एक ठीक काम कर लिया, वोट अच्छी जगह दे दे। दारू पी ली कोई बात नहीं, वोट तो अच्छी जगह दे दे, एक काम तो गलत हो गया वो भी मानता है। फिर बोलो भाई नोट ले रखे, 1000 रुपए ले रखे, 10,000 रुपए ले रखे, पूरे कुनबे के खानदान के 50,000 रुपए ले रखे। बोलो नोट ले लिए तो क्या है, अपने ही तो थे। नोट ले लिए कोई बात नहीं, वोट तो सही जगह दे दे भाई। समझाओ लोगों को, समझ जाएंगे लोग। देखो हर आत्मा में ना, हर आत्मा में सच की पुकार उठती है, और आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा उठती है। आदमी को ना थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, और पहले समझाओ तो भूल जाता है। अरे आदमी अपना बेटा मर जाए तो भूल जाता है,
बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाले तक कितने ही लाखों करोड़ के घोटाले क्यों सब लोग भूल जाते हैं? उस समय याद दिलाने की जरूरत है। सावधान, जब वोट करे तब। अरे बोले भाई कोई बात नहीं, अब याद कर। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, अभी जाकर के आपको पूरा संगठन बना देना है। चुनाव से 1-2 महीना पहले, 2-1 महीने का आप खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, 2 महीने की सबको छुट्टी लेनी है चुनाव के समय, कुछ भी हो जाए। थोड़ी दिन बाद में अपनी खेती खाती कर लेंगे। और इस बार का जो वोटिंग है ना, वो खेतों की कटाई होगी करीब करीब उसी समय होगा, तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन आगे पीछे फसल काट लेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। नौकरी थोड़ी बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिन छुट्टी ले लेंगे। कमाई थोड़ी बाद में, 10-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया, 1-2 लाख का नुकसान हो गया, सह लेंगे। अरे हिंदुस्तान का करीब 1000 लाख करोड़ रुपए इन बेईमानों ने लूटा है, अपने हिस्से में भी हजारों नहीं लाखों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए आएंगे। वो सारा आना अपने पास में, सारा देश में जब ये सारा पैसा लगेगा तो पूरा देश खुशहाल बनेगा ना। सोचना बड़ा है तो बड़ा काम होगा। तो आपको क्या करना है, जाति एक एक बूथ तक, अभी जिला और तहसील तक तो संगठन मजबूत है, अब वार्ड, प्रखंड और फिर उनके माध्यम से बूथ और गांव तक, ढाणी तक, राजस्थान एक एक जगह अपना प्रतिनिधि, उसका नंबर, फोन नंबर अपडेट रहना चाहिए पूरा। और उनको बीच बीच में बैठा करके सप्ताह में एक बार ही गोष्ठी करो, एक दिन तो छुट्टी का होता ही है ना, बैठा करके बातचीत करो और उनको बदलो। ये हथियारों की क्रांति नहीं, ये विचारों की क्रांति है। नक्सलवादी, माओवादी, जिहादी ये सब खून खराबा करके हथियारों के बल पर बदलाव लाना चाहते हैं। हथियारों के बल पर अब बदलाव नहीं आएगा, विचारों के बल पर बदलाव आएगा। पहले संगठन बनाओ और फिर विचारों की ऐसी आग लगा दो जो कभी बुझ ना सके। ऐसा आज मैं तो आपके बीच में बैठा हूं, क्यों मेरा खून खोलता है? एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए और कुछ ऐसा नहीं हो जो ना मिला हो। इस देश ने, दुनिया ने, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। लोग जिस सुख सुविधा, संसाधन, वैभव, एम्पायर, जिस भौतिक शक्ति की बात करते हैं वो तो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन 1 इंच जमीन, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं। क्यों? मैं धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए नहीं आया हूं। मैं तो इस धरती पर सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया हूं। मेरी जिंदगी का वो मकसद नहीं है। और भाई बहनों, मैं आपको भी इसी भाव से जोड़ना चाहता हूं। सोचो जरा, मेरी और आपकी चेतना भी वही है। बस आपको अब जाकर के एक ही काम करना है, जैसा में दिनेश गिरि जी महाराज जी ने कहा ना, सोचने का वक्त गया, उठो लिखो इतिहास नया। अब तो आप जाकर के ना, आपको खुद एक इतिहास बनाना। अब हमने अब जाकर के एक एक युवा को 10-10 वार्डों की, 10-10 गांवों की जिम्मेदारी ले लेनी है, 10-10 ढाणियों की। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास साधन नहीं है तो पैदल जाएंगे, क्या दिक्कत हो गई? को मर गए क्या? टांग टूट गई क्या? बाबा जी साधन नहीं है, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है। अरे कारों में चलने वालों ने, हवाई जहाजों में चलने वालों ने कभी क्रांतियां नहीं किए हैं। दुनिया में क्रांतियां हमेशा मेहनत कश लोगों ने की है, साधारण लोगों ने असाधारण काम किए। जो संसाधनों के बारे में सोचते रहते हैं, वैभव के बारे में सोचते रहते हैं, वो क्रांतियां नहीं कर सकते। जाति ये काम करना, और ये काम ज्यादा से ज्यादा 2 महीना रोज काम करना, एक दिन में नहीं होगा। कुछ लोग बैठते हैं तो एक दिन तो सोचते हैं पूरी दुनिया बदल देंगे, और बाद में जाकर के एक एक दिन से भाई जिंदगी बनती है, एक एक दिन से दुनिया बनती है, एक एक दिन से सारा वैभव खड़ा होता है। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में
खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्तकाशी, उत्तराखंड। जो भी विचारशील, जागरूक, देशभक्त युवक युवतियां स्वयं पूर्ण जागृत होकर ऋषि ऋषिकाओं एवं वीर वीरांगनाओं की तरह सत्य, धर्म व न्याय की स्थापना के लिए सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, वे आस्था चैनल प्रातः 5 से 7:30 एवं रात्रि 8 से 9 बजे अवश्य देखें। कम से कम 1 माह प्रसारित कार्यक्रमों को देखेंगे तभी आप इस आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाने के इस आंदोलन को ठीक से समझ पाएंगे। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 100% शुद्ध व स्वदेशी पतंजलि आयुर्वेद के विदेशी कंपनियों से 2 से 10 गुना सस्ते हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद अपनाएं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा व गुलाम बनाया, अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद के विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ उत्पाद अपने जिले के पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र एवं स्वदेशी केंद्र से प्राप्त करें। पतंजलि योग पीठ में 10वीं व 12वीं पास प्रतिभाशाली उच्च संस्कारवान युवक युवतियों के लिए वैदिक गुरुकुलम तथा स्नातक व परास्नातक युवा जो आजीवन राष्ट्र की सेवा हेतु संकल्पित हैं, ऐसे सेवाव्रतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय किया गया है। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आचार्य, प्राध्यापक एवं संरक्षक के रूप में वेद दर्शन, उपनिषद व व्याकरण आदि के निष्णात वैदिक विद्वान तथा अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान एवं इतिहास आदि विषयों में प्रामाणिक विशेषज्ञ जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के अभ्युदय एवं उत्कर्ष के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, वे तुरंत संपर्क करें। 09161 921981, ईमेल patanjaligurukulam@gmail.com। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 से 30 अगस्त तक योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण हेतु एडवांस ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। इस कैंप में 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक पूर्णकालिक कार्यकर्ता व सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां ही भाग ले सकेंगे। सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें। बीस से 30 जुलाई तक होने वाले योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आस्था पर अवश्य देखिए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अगस्त से जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योग पीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र
आस्था जीवन का आधार।